ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जी 319, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये लॉस ऑफ यूटिलिटी और गेन ऑफ यूटिलिटी समझा दें ग्राफ से जरा। ओके, देखिए बेसिकली हम एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो हमने पेयर कंज्यूमर को रिकमेंड किया है वो पेयर है 3 यूनिट्स ऑफ ए और 2 यूनिट्स ऑफ बी। यानी कंज्यूमर ए के 3 यूनिट परचेज कर ले या यूज कर ले और बी के 2 यूनिट। तो ये बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन है उसके लिए। बेस्ट पॉसिबल क्यों है कि तमाम ऑप्शंस में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसी कम्बिनेशन से मिलती है। ओके, ये हमने बाई नंबर कैलकुलेशन से शो कर दिया। अब इसी बात को हम ग्राफिकली रिपीट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले ये शो करेंगे कि कौन सा कम्बिनेशन हमने रिकमेंड किया है और उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, और कौन सा कम्बिनेशन अगर उस कम्बिनेशन को छोड़ के वो कोई अल्टरनेटिव लेता है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो जो कम्बिनेशन हमने रिकमेंड किया है उसमें गुड ए के 3 यूनिट हैं। तो हमने गुड ए के 3 यूनिट तक जो है वो ग्रीन कलर से कॉलम्स बना दिए कि गुड ए के कंज्यूमर 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। पहले यूनिट से उसे सेटिस्फेक्शन 10 मिलेगी, दूसरे से 8, तीसरे से 6, तो ये टोटल 24 यूटिलिटी उसे ए प्रोडक्ट से मिल जाएगी। फिर प्रोडक्ट बी के वो 2 यूनिट इस्तेमाल करेगा, 1 और 2। तो 24 और 10 34 और टोटल 38 जो है उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे शो ये करना चाहते हैं कि अगर वो इस 3+2 3A+2B के अलावा कोई भी और अल्टरनेटिव कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 38 से कम हो जाएगी। उसके लिए हम शो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो सोचता है कि मैं 1 यूनिट प्रोडक्ट ए का कम कर देता हूं और उसकी जगह पे प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट खरीद लेता हूं। तो हम देखते हैं कि ए का 1 यूनिट छोड़ने से उसकी यूटिलिटी में कितना लॉस होगा, टोटल यूटिलिटी में कितनी कमी आएगी, और उसके बदले में जब वो प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट खरीदेगा तो उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना इजाफा होगा। तो हम लॉस और गेन को कंपेयर करके फैसला कर लेंगे। तो लॉस ऑफ यूटिलिटी जो है वो 6 यूटिल्स का है, क्योंकि जो उसने ए प्रोडक्ट का आखिरी यूनिट स्किप किया है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 6, और उसके बदले में जो वो बी प्रोडक्ट का 1 यूनिट गेट करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 4। तो लॉस ऑफ यूटिलिटी इस ट्रांजैक्शन में 6 यूटिल्स का है, बदले में गेन ऑफ यूटिलिटी 4 यूटिल्स का है। तो अल्टीमेटली उसकी टोटल यूटिलिटी 38 से कम हो गए 36 पे आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन सेम कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जी अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? वालेकुम सलाम। जी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्ट्रीम मार्जिनल की इसमें पॉइंट प्रैक्टिकल नंबर इंपॉर्टेंस 3 में है। क्या है? पॉइंट नंबर 3 है जी। दिस लॉस ऑफ एज द बेसिस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर्पस के लिए। सिंपल सेंस ये है कि गवर्नमेंट आमतौर पे कोशिश ये करती है कि किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी अगर कंपैरेटिव टू दी अदर प्रोडक्ट कम है तो कम यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट पे आमतौर पे टैक्स कम लगाया जाता है और ज़्यादा यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है। फिर इसी से एक और कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि अगर इनकम टैक्स लगाना हो, यानी कि जो शख्स सालाना आमदन कमाता है उस पर टैक्स लगाना है, तो रिकमेंडेशन उसमें यह है कि आप रिच पे ज्यादा टैक्स लगाएं और लो इनकम वाले पे कम टैक्स लगाएं। उसकी वजह यह दी जाती है कि रिच के लिए अमाउंट ऑफ मनी की यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। मसलन जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी कि एक शख्स सालाना 10 लाख रुपए कमाता है, उसके लिए 10,000 रुपए की वैल्यू या वर्थ कम है, लेकिन एक शख्स की सालाना इनकम सिर्फ 1 लाख रुपया है तो उसके लिए तो 10,000 की बहुत ज्यादा वर्थ है। तो अगर आप दोनों पे बराबर टैक्स लगा देंगे इनकम टैक्स, तो लो इनकम पर्सन के लिए वैसे ही पे करना मुश्किल है, प्लस आपने यूटिलिटी के लिहाज से उसका ज्यादा नुकसान किया है। लेकिन हाई इनकम पर्सन की यूटिलिटी पे उतना इफेक्ट नहीं आता। तो यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें टैक्सेशन पॉलिसी बनाते हुए भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको गाइड करता है। यस। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसी की। ओके ओके जी, ऑन क्या क्वेश्चन है अभी आपका? अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम। सर इसी प्रैक्टिकल यूज में एक फोर्थ पॉइंट है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 4 होगी तो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे नहीं करेगा, तो सेलर को प्राइस कम करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कैसे होगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं शॉप में जाता हूँ, उससे 5 चॉकलेट्स फॉर एग्जांपल बाय कर लेता हूँ, तो वहीं पे खा लेता हूँ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बाय करूंगा तो उसके लिए वो प्राइस तो कम नहीं करेगा। अगेन मैंने कल भी इसीलिए ऑप्शन आपको दिया था, बताया था कि ये चॉइस इस तरह से नहीं है कि आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया, 2 कंज्यूम किए, 3 कंज्यूम किए। इस कॉन्सेप्ट में आपके सामने ऑल आर दी ऑप्शंस। जैसे हमने कल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल में भी 6 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ये नहीं है कि कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह नहीं है। उसके सामने 6 के 6 कॉम्बिनेशन है, वो इन 6 में से फैसला करता है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी में भी उसके सामने ऑप्शन है कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने यूनिट्स ऑफ चॉकलेट कंज्यूम करना चाहता है। तो वो वन टाइम डिसीजन लेगा। और वो डिसीजन कैसे लेगा? जिस नंबर ऑफ यूनिट या जिस चॉकलेट पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाएगी, वो उससे ज्यादा क्वांटिटी का जो है वो डिसीजन नहीं लेगा। अगर 5वें यूनिट पे 0 है तो वो 5 परचेज करेगा, अगर तीसरे पे 0 है तो वो टोटल 3 परचेज करेगा। तो ये 1/1 कंजम्पशन नहीं है। वो तो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए लेते हैं ना कि पहले यूनिट से सेटिस्फेक्शन दूसरे से कम हुई, तीसरे, और ये कम होते होते 0 पे या नेगेटिव में चली जाएगी। इन रियलिटी ये डिसीजन है वन टाइम कि आपने इनमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो कंज्यूमर ने डिसाइड करनी है। तो कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे अगर वो डिसाइड कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने 4 यूनिट परचेज करने हैं, शॉपकीपर अगर उसे 5 बेचना चाहता है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो कंज्यूमर की 5वें यूनिट से यूटिलिटी जो है वो कम है या 0 है या नेगेटिव है। तो अगर आप प्राइस कम करेंगे तो वो 5 यूनिट का डिसीजन लेगा कि मैं चलें 4 की बजाय 5 खरीद लेता हूं, वरना तो वो 4 ही परचेज करेगा। तो ये वन टाइम डिसीजन है, कंजम्पशन के बाद नेक्स्ट यूनिट नहीं है। कांस्टेंट रहती है ये जी बता दें। बताएं और क्या है? जो इनकम उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इनकम का मतलब यह है कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो कंज्यूमर की चॉइस भी चेंज हो सकती है। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो उसको अफोर्ड करना शुरू कर देगा। तो हो सकता है वो जो प्रोडक्ट ए कंज्यूम कर रहा था वो उसको स्विच करके बी, सी, डी किसी और प्रोडक्ट की तरफ चला जाए। तो इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? जी अब्दुल्ला, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर बंदे की इनकम चेंज होती है, वो प्रोडक्ट बी, सी या डी पे चले जाते हैं, तो हम उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग देख लेंगे फिर। अब असल में सिचुएशन ये है ना कि हम डिमिनिशिंग यूटिलिटी का लॉ एक्सप्लेन कर रहे हो या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल का। इनकम, कमोडिटी और प्राइस, ये तीनों चीजें एट ए टाइम डिसाइड होंगी। यानी हम बीच में चेंज नहीं कर सकते ना कि आप बी की बजाय सी प्रोडक्ट भी ऐड कर लें। तो ड्यूरिंग द लॉ जो हमारे मसलन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल में प्रोडक्ट 2 हैं, ए से बी पे चला जाए या बी से ए पे आ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लेना है। असल प्रॉब्लम यह है कि जो 2 गिवन या अंडर डिस्कशन प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई तीसरा प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा। तो इनकम चेंज होने से ये पॉसिबिलिटी होती है कि कंज्यूमर की रेंज में वो पहले प्रोडक्ट होता ही नहीं था, तो अब वो आएगा। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज करें एक पर्सन है, उसने एक 1000 सीसी गाड़ी रखी हुई है, एक 1300 सीसी गाड़ी है। वो फिलहाल 2000 सीसी या 5000 सीसी गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो तो आउट ऑफ डिस्कशन है। तो आप ए और बी 2 कार्स तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसका इनकम लेवल बढ़ता है वो स्विच करता है दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जो पहले अंडर डिस्कशन नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट चेंज होना। अगर आपने डिस्कशन में 4 या 5 प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं, मैं अभी मैथमेटिकल इसकी एक्सटेंशन शो करने जा रहा हूं उससे क्लियर। अगर अंडर डिस्कशन 4 प्रोडक्ट है तो चारों में भी कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितने प्रोडक्ट अंडर डिस्कशन है उसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट वो ऐड नहीं होना चाहिए। इनकम चेंज होना कंज्यूमर को बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में ले जाता है। ओके जी, देन नेक्स्ट मैं आपको एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक मैंने लास्ट एडिशन में जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ऐड कर दी थी। अगर आप में से किसी की बुक में ना हो, कोई प्रीवियस एडिशन है किसी के पास, तो वो भी ऐड कर लें। अदरवाइज इसी चीज को, ये जो हमने कल
ग्राफिकली एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हम मैथमेटिकली अब एक्सटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राफिकली जो केसेस होते हैं वो तो आमतौर पे 1-2 प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। हम इसको अगर 2, 4, 6, 8, 10, 50 प्रोडक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमें चाहिए होती है, ताकि हमें ग्राफ्स की बजाय मैथमेटिकली हम कैलकुलेट या शो कर सकें। तो आपके सिलेबस में इसकी कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन जस्ट फार्मूला और उसकी प्रेजेंटेशन है कि उसकी सेंस क्या है। ओके, कल हमने जो कॉन्सेप्ट किया था पहले जरा उसको समझें, फिर ये हम मैथमेटिकल इक्वेशन करते हैं। देखें, कल हमने कहा कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट ए के उसने टोटल जो है वो 3 यूनिट जो है वो सिलेक्ट किए। तो प्रोडक्ट ए के 3 यूनिट की हमने यूटिलिटी कहा कि पहले की 10 है, दूसरे की 8 है, तीसरे की 6 है। यानी प्रोडक्ट ए का जो लास्ट यूनिट सिलेक्ट हुआ है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। इसी तरह से प्रोडक्ट बी का जो लास्ट यूनिट सिलेक्ट हुआ था, दूसरा यूनिट लास्ट था, तो प्रोडक्ट बी का जो लास्ट यूनिट सिलेक्ट हुआ था उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 6 है। लॉ ये कहता है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए अगर इक्वल अमाउंट स्पेंड हुई है तो फिर, और इनकी मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल है, तो वेल एंड गुड, फिर इसी पेयर पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। और इसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सटेंशन लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। इसकी जो भी रेशो बनेगी ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी के इक्वल होनी चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कल के टॉपिक के मुताबिक कि प्रोडक्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए, जो आखिरी यूनिट सिलेक्ट हुआ था उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 थी और कंज्यूमर ने उसके लिए प्राइस कितनी पे की थी, 1। ओके, अब इसी तरह से एक और प्रोडक्ट बी था, बी प्रोडक्ट का जो आखिरी यूनिट सिलेक्ट हुआ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, कंज्यूमर ने उसके लिए प्राइस भी 1 पे की। अब इससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि लेट अज्यूम अगर कोई सी प्रोडक्ट भी होता तो सी प्रोडक्ट के जो लास्ट यूनिट सेलेक्ट होना था वो बेशक पहला यूनिट होता, दूसरा होता, 5वां होता या 10वां होता, इट डजंट मैटर, लेकिन जो सी प्रोडक्ट का यूनिट सेलेक्ट होना था अगर लेट अज्यूम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 12 होती तो कंज्यूमर उसके लिए 2 रुपीज पे करने को तैयार होता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट सिलेक्टेड यूनिट ऑफ थर्ड सी प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट सी जो है उसका जो भी लास्ट यूनिट सिलेक्ट हुआ है, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 12 है तो कंज्यूमर उसके लिए 2 रुपीज पे करेगा। 12 को 2 से डिवाइड करें तो रेशियो अगेन 6/1 ही आ जाएगी। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली जो है वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं, तो मैथमेटिकल फार्मूला सेज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 मीन ए प्रोडक्ट और उसकी प्राइस, इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 और उसकी प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 3 और उसकी प्राइस, अप टू n, ये अनलिमिटेड लेवल तक एक्सटेंडेबल है। ये हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियोज हमेशा कांस्टेंट होती हैं। यानी कल की एग्जांपल के मुताबिक 6/1, 6/1, सी प्रोडक्ट अगर 12 यूटिलिटी वाला है तो उसकी प्राइस कंज्यूमर 2 पे करेगा। लेट अज्यूम अगर 36 वाला कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट होता है, 36 यूटिलिटी वाला, तो इसकी प्राइस फिर कंज्यूमर 6 रुपी पे करने को तैयार होता। whatever is the situation, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, इसको हम अनलिमिटेड लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जब तक ये इक्वेशन होल्ड करती रहेगी उस वक्त तक आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मोर प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, एक कंज्यूमर बाजार गया है, उसके पास 10,000 रुपीज है, टोटल बजट 10,000 हो गया, उसने प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी परचेज करने हैं। ए की यूटिलिटी डिफरेंट है, बी का डिफरेंट स्ट्रक्चर, सी और डी का, लेकिन लॉ ये कहता है कि इन चारों प्रोडक्ट्स का जो आखिरी यूनिट सिलेक्ट होगा उनकी रेशियोज आपस में मस्ट बी इक्वल। प्राइसेस तो मार्केट में हर प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है, उसकी यूटिलिटी भी डिफरेंट होगी कंज्यूमर के लिए, तो जो लास्ट यूनिट सिलेक्ट होगा हर कैटेगरी में, हर प्रोडक्ट का, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो फर्स्ट वन की होगी। जी निम्रा, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? आपका बच्चे माइक नहीं ऑन हो रहा, अगर हैंड फ्री है तो रिमूव कर दें। जी बताएं, बोलें, शाबाश। अगेन म्यूट हो गया। आपका बच्चे माइक हाँ आप बोलें।
सर आवाज नहीं आ रही थी जी इसलिए बोलें, मैंने। अब ठीक है, सर अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस सर अब आवाज आ रही है। ओके ओके जी, देन तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, अगेन नोट कर लें, इसकी कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की एक्सप्लेनेशन के एंड पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं 2-3 लाइनों में, दैट्स इट, इससे ज्यादा डिस्कशन जो है वो रिक्वायर नहीं है। ओके जी, देन कल हमने एक टॉपिक छोटा सा स्किप किया था, लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच, कि ओवरऑल यूटिलिटी अप्रोच पे किस किस्म के जो है वो एतराजात हैं। बेसिकली तो ज्यादातर एतराजात वही हैं जो हमने लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़े हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो ओवरऑल सेंस में हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। 3 से 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी एक्सेप्शंस, व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा फर्क समझ लें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की एक्सेप्शंस थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे हम प्रोडक्ट वाइज एक्सप्लेन करते हैं कि फलां प्रोडक्ट्स पे फलां सिचुएशन पे ये अप्लाई नहीं होता, नारकोटिक्स पे अप्लाई नहीं होता जी, हॉबी पे अप्लाई नहीं होता, नॉलेज पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन जब हम ओवरऑल यूटिलिटी अप्रोच की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम अजम्पशंस को लेके, थ्योरी के फ्लॉज या खामियों को लेके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज पॉइंट आमतौर पर कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। ओके, नंबर 1 पहला इतराज इस अप्रोच पे, कंज्यूमर रैशनैलिटी इज नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व्ड। पहला इतराज ये है कि कंज्यूमर हमेशा रैशनली बिहेव नहीं करता, यानी कंज्यूमर बाज औकात फैशन, ट्रेंड या रस्म रिवाज, ट्रेडिशन की वजह से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है या कंज्यूम कर लेता है, शायद उसको वो प्रोडक्ट जो है वो इतनी पसंद ना हो, लेकिन वो उसको जो है वो ट्रेडिशन, कल्चर, रिवाज, ट्रेंड, फैशन की वजह से, तो बाज औकात कंज्यूमर का बिहेवियर इरेशनल हो सकता है। ये तो खैर इतना बड़ा इतराज नहीं है, मेन इशू नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सम प्रोडक्ट्स आर नॉट डिविजिबल इनटू यूनिट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, फर्नीचर है, गाड़ी है, या इस तरह की लार्जर प्रोडक्ट हाउसेज हैं, उनको आप स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कंज्यूमर पूरी लाइफ में यूनिट ही एक कंज्यूम करता है या इस्तेमाल करता है, तो इसलिए ऐसे जो गुड्स हैं उन पर डिमिनिशिंग का लॉ या ओवरऑल यूटिलिटी थ्योरी को डिस्कस करना जो है वो मुश्किल है। देन ऑल प्रोडक्ट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट। अब देखें, लॉ ऑफ यूटिलिटी में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए और बी जिन दो को डिस्कस किया जा रहा है, कंज्यूमर इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। ए कम करे क्योंकि उसका बजट गिवन है ना, तो वो उस गिवन बजट में जब ए की तादाद कम करता है तो बी की इंक्रीज कर लेता है, जब बी की कम करता है तो ए की इंक्रीज कर लेता है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट गुड होंगे तो कंज्यूमर ए की जगह बी यूज करेगा ना। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो फिर आपने ए की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो बी की भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट वगैरह का केस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेबल नहीं है। देन सम प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी श्योरली होमोजीनियस। हमने ये भी इतराज बताया था कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो 100% एक जैसी तो नहीं हो सकती हैं। आप 10 एप्पल सेलेक्ट करेंगे, आप मेहनत करके कोशिश करके बाय वेट सारे बराबर भी ढूंढ लें, लेकिन उनके टेस्ट की तो कोई गारंटी नहीं है किसी का टेस्ट कैसा है। तो आमतौर पे नेचुरल प्रोडक्ट्स क्योंकि होमोजीनियस नहीं होते टेस्ट वगैरह में, साइज वगैरह में, तो ऐसी प्रोडक्ट्स पर भी यूटिलिटी का लॉ या यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट 100% एप्लीकेबल नहीं है। Then for complement goods there is a joint demand, therefore utility comparison is not possible. कॉम्प्लीमेंट गुड का ये जो अभी हमने ऊपर रेफरेंस दिया था सब्स्टिट्यूट के साथ, कि कॉम्प्लीमेंट गुड में तो जॉइंट डिमांड है, यानी अगर कंज्यूमर ए की मोर क्वांटिटी खरीदेगा तो उसने बी की भी ज्यादा ही खरीदनी है। कॉम्प्लीमेंट कहते ही हम इस चीज को हैं, तो ऐसा पॉइंट एक्सप्लेनेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, वो अगर आप बुक में है तो ठीक है, नहीं तो वो ऐड कर लें कि यूटिलिटी इज नॉट अ मेजरेबल कॉन्सेप्ट। ये सबसे एक तरह से आप समझ लें, आई थिंक जहां पे हमने पहले पॉइंट्स शो किए हुए थे वहां पे देखता हूं मैंने कल जो हमने स्किप किया था कि क्या वहां पे ये पॉइंट है या नहीं है। एक सेकेंड, जी हाँ, यहाँ पर भी ये दो इतराज हैं। ओके, अच्छा, बुक में ये शायद कंबाइंड एक ही जगह पे हैं। ओके, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, इट इज आर्बिट्रेरी टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ प्रोडक्ट।
देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कार्डिनल वैल्यू है, कि मैं कहता हूँ जी पहले यूनिट से मुझे 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरे से मुझे 8, 7 या 6 मिली है, तो प्रोफेसर हिक्स का ये मेन एतराज है सबसे कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का पैमाना ही कोई नहीं है, ये तो हर पर्सन के लिए अलग अलग सिचुएशन है, तो इसलिए क्योंकि इसको मेजर करने का कोई प्रॉपर टूल या तरीकाकार नहीं है, तो इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट कोई इतनी कंक्रीट या गुड थ्योरी नहीं है कि हम कार्डिनली मेजर करें यूटिलिटी को और फिर हम ये एक्सप्लेन करें कि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट ए की यूटिलिटी बी की और वो डिमिनिशिंग है, ये यूटिलिटी मेजर करके एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ओके, देन इररेशनल बिहेवियर, ये पॉइंट हम कर चुके हैं। नो रेगुलर कॉमन यूनिट ऑफ मेजर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सेम प्रोडक्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक ही प्रोडक्ट पर्सन ए कंज्यूम करता है उसके लिए सेटिस्फेक्शन और है, पर्सन बी यूज करता है उसके लिए सेटिस्फेक्शन और है, सी के लिए शायद बिल्कुल ही जीरो हो। तो इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम है कि अगर हम एक सेकंड के लिए इसको मेजरेबल मान भी लें तो फिर इसमें डिफरेंस इतना ज्यादा है पर्सन टू पर्सन की, ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं रहता। तो ये टोटल आप कह लें 4-5 इतराजात हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया। मैक्सिमम ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है कि यूटिलिटी अप्रोच को क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसिज्म के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनडिफरेंस अप्रोच। इसको हमने, क्योंकि प्रोफेसर हिक्स ने मेनली इसे एक्सप्लेन किया था, तो इसे हम हिक्शियन अप्रोच भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें हम यूटिलिटी का नंबर यूज नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी यूज करेंगे, प्रोडक्ट का 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट या 50 यूनिट। तो हम क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल वे में मेजर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसकी रैंकिंग समझने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर के माइंड में रैंकिंग किस तरह से वर्क करती है। तो according to indifference approach, utility is not measurable but utility is rankable। यूटिलिटी को आप जो है वो रैंक कर सकते हैं। जी हामिद, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? सर जी ये लिमिटेशन में ना एक पॉइंट यहाँ पे ये भी दिया, फैशन कस्टम एंड ट्रेडिशन, सर इस पे कैसे अप्लाई नहीं होगा? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बाय फैक्टर टू स्पेंड मनी ऑन बर्थडे, मैरिज एंड डेथ। ये बात नहीं समझ, यहाँ पे यूनिट्स का क्या सीन है? ये अगेन वही बात है, ये एक एंगल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए हर इलाके के कोई ना कोई रस्म रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन होता है। मसलन मुस्लिम कंट्रीज में रमजान में, ईद पे स्पेंडिंग का एक खास बिहेवियर है, खाने पीने की चीज़ों की हैबिट बदल जाती है लोगों की। वही खजूर पूरा साल बहुत लोग कम कंज्यूम करते हैं, रमज़ान में पीक पे पहुंच जाती है उसकी डिमांड। फिर इसी तरह से और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंजम्पशन में अचानक चेंज आ जाता है। कुछ प्रोडक्ट का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कुछ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आप कह लें रिलीजियस इफेक्ट है। फिर इसी तरह से कल्चरल इफेक्ट हो सकता है, मजहबी त्यौहार होते हैं, फैशन का इफेक्ट, ट्रेंड। असल में ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑथर लिखते हैं प्रेफरेंसेस, चॉइस का चेंज होना। उसमें वजह रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकती है, फैशन हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है कि किसी इलाके में क्या रस्म रिवाज हैं। तो अब बाज़ औक़ात हो सकता है कि किसी पर्सन को कोई खास प्रोडक्ट पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल वो फैशन या ट्रेंड के असर की वजह से वो उस पर स्पेंडिंग कर रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल शादी है, बर्थडे है, कोई खास प्रोडक्ट या डिश है जो कंज्यूमर को पसंद नहीं है, लेकिन एक फैशन है जी कि शादी पे ये खाना बनता ही बनता है, बनाया जाएगा, कंज्यूम खाया भी जाएगा। तो यानी कि बाद का ट्रेडिशनल इफेक्ट्स की वजह से भी कंजम्पशन आती है, तो उसमें फिर वो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। सर जी एक सेकंड, जी जी मैंने म्यूट कर दिया था। जी बोलें। सर जी इस पे वो बात समझ नहीं, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ना कि यूनिट्स का होमोजीनियस, जैसे यहाँ पे नॉन होमोजीनियस वाला है, तो यहाँ पे इनका यूनिट्स पे क्या इफेक्ट होगा? मतलब कि फैशन कस्टम का नहीं, यूनिट पे यूनिट्स इफेक्ट, यूनिट्स की कंजम्पशन अचानक बढ़ सकती है या कम हो सकते हैं। मतलब नॉर्मल दिनों में खजूर की सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी है जी वो 2 या 3 यूनिट जो है वो पर डे या पर वीक यूज करता है, और रमजान के दिनों में वो डेली 2 या 3 यूनिट यूज कर रहा है, तो क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई ना अचानक। कंज्यूमर के लिए पहले तीसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाती थी, अब तीसरे या चौथे यूनिट की 0 नहीं हो रही, बल्कि यूटिलिटी 20, 25, 30 पे पहुंच गई है। तो इस तरह का चेंज आ जाता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनडिफरेंस अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इसमें हमने 7-8 क्वेश्चन करने हैं। यानी अगर आप इस चैप्टर की डिवीजन देखें तो 30-35% कॉन्सेप्ट जो है वो यूटिलिटी अप्रोच के हैं, और रिमेनिंग 60 to 70% जो है वो इनडिफरेंस का अप्रोच के टॉपिक्स हैं। ओके जी, देन पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व? ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। सिर्फ इनडिफरेंस कर्व होती क्या है, इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है।
अभी हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर का डिसीजन नहीं बताएंगे, वो कल या परसों के लेक्चर में आगे चल के आएगा। फिलहाल हमने सिर्फ ये समझना है इंडिफरेंस कर्व होती क्या है, बनती कैसे है और वो क्या शो करती है। ओके, बैकग्राउंड उसका समझें। प्रोफेसर हिक्स stated indifference curve theory as he said utility is not measurable in terms of util। प्रोफेसर हिक्स के नजदीक किसी कंज्यूमर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करे और उसकी सेटिस्फेक्शन को एग्जैक्टली नंबर में मेजर करके बता सके कि मुझे इस प्रोडक्ट से 10, 15, 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली है। ओके, तो अगर मेजर करना मुमकिन नहीं है तो अल्टरनेटिव तरीका भी होना चाहिए कि फिर हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को या यूटिलिटी को या उसके स्पेंडिंग बिहेवियर को कैसे जज करेंगे कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी कब खरीदता है, कम कब खरीदता है, ये किस तरह से वर्क करता है। तो अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? Assumptions of cardinal approach are also not realistic। तो इन दो एतराजात के बाद अल्टरनेटिव अप्रोच प्रोफेसर हिक्स ने इनडिफरेंस कर्व अप्रोच दी। पहले उसकी assumption समझें, फिर हम उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। अगेन नोट कर लें, अगर इनडिफरेंस कर्व अप्रोच का क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का आता है तो आपने assumptions नहीं लिखनी, सिर्फ इनडिफरेंस कर्व अप्रोच का ग्राफ बनाएंगे और उसको टेबल एंड ग्राफ और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर ये 8, 9 या 10 नंबर का आ जाता है तो फिर आपने assumptions भी उसमें इंक्लूड करनी है। 5, 6 नंबर तक, इवन बाज़ का 7 नंबर तक भी assumption रिक्वायर्ड नहीं होती। ओके, assumption का क्वेश्चन आमतौर पे सेपरेट आता है, 4 नंबर का, 5 नंबर का। हाईलाइट या व्हाट आर दी assumptions ऑफ इंडिफरेंस अप्रोच, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 5 मेन assumptions लिख दें। ओके, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, कंज्यूमर इज रैशनल। लेकिन फर्क समझें, यही assumption हमने यूटिलिटी अप्रोच में भी लगाई थी। वहां पे हमने कहा था कंज्यूमर रैशनैलिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी देने वाले कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा। हमने कंज्यूमर को काफी ज्यादा कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करके दिए जो पॉसिबल बन सकते थे। एक की यूटिलिटी 30 है, एक की 36 है, एक की 38 है, फिर 36 है, फिर 30 है, फिर 20 है। तो हमने कहा भी इन 6 में से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला पेयर जो है वो 3A और 2B वाला बनता है, तो कंज्यूमर को यही सिलेक्ट करना चाहिए और रैशनली यही लॉजिक बनती है। ओके, अकलमंदाना रवैया। तो हमने वहां पर रैशनल बिहेवियर की लॉजिक या इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया कि कंज्यूमर उसी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा जिसको हम मेजर करके बता दें कि इसकी टोटल सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है। अब इंडिफरेंस अप्रोच में हमने यूटिलिटी तो मेजर ही नहीं करनी ना, हमें पता है किस पेयर की 30 है, किसकी 36, 38, कोई हमें पता ही नहीं है। तो फिर कंज्यूमर किस तरह फैसला करेगा? लेकिन रहेगा वो अब भी रैशनली, अकलमंदाना रवैया रहेगा। मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस, मोर क्वांटिटी, यहां पे फैसला वो क्वांटिटी की शक्ल में बात करेगा, उसको यूटिलिटी की मेजरमेंट का आइडिया नहीं है। यानी अगर प्रोडक्ट ए के 3 और प्रोडक्ट ए के 2 यूनिट उसे मिल रहे हों, ऑप्शन 1 प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट ले लें, ऑप्शन 2 प्रोडक्ट ए के 2 यूनिट ले लें, तो वो ऑप्शन 2 को प्रेफर करेगा। इसी तरह से एक और ऑप्शन है जिसमें प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी नहीं। यानी अगर आपके सामने बॉक्सेस रखे हों, एक बॉक्स में 1 चॉकलेट है, एक में 4 है, एक में 10 है, तो कंज्यूमर 10 वाले को प्रेफर करेगा, सिंपली क्वांटिटी पे बात करेगा। तो ये इजी है समझना, वाकई ठीक है कि कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी को कम क्वांटिटी पे प्रेफर करता है। फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं है इस बात की कि 10 वाले की यूटिलिटी कितनी है, 4 की कितनी है, 5 की कितनी है। प्रोफेसर हिक्स कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर ना भी करें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंज्यूमर के डिसीजंस किस तरह के होंगे। ओके, तो सिंपल यहां पे रैशनैलिटी का मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर मोर क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट को उसी क्वांटिटी की लेस, उसी प्रोडक्ट की लेस क्वांटिटी पे प्रेफर करता है। ओके, देन यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। आप में से बच्चे, मैंने शुरू में कुछ चीजें बताई थी, उनमें से मैंने कहा था कि आप में से कोई भी आई कैप की बुक यूज ना करे। आई कैप की बुक, मुझे याद आ गया ये पॉइंट, और भी कई जगह पे गलतियां हैं लेकिन इस टॉपिक में तो बहुत गलतियां हैं। एक तो गलती आई कैप की बुक में ये है कि इसी को उसने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल और ऑर्डिनल अप्रोच और कंज्यूमर इसको मिक्स कर दिया है। हालांकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है तो वो कार्डिनल अप्रोच में आता है, और इंडिफरेंस अप्रोच जो है ये नॉन यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्डिनल में आता है। तो आई कैप की बुक में इसमें इतना मिक्सचर है, अजम्पशन भी मिक्स की हुई है, तो वो काफी गलत है। तो बिल्कुल भी अगर कोई उस बुक से कर भी रहा है तो कम से कम ये टॉपिक बिल्कुल भी उससे तैयार ना कीजिएगा, वरना फिर आप कहेंगे सर ये लिखा है यहाँ पे यूं है, ये चौथा पॉइंट इस तरह से है, तो वो तो आप बहुत करेक्शंस करते रहेंगे। तो ये टॉपिक अगर कोई कर भी रहा है उस बुक से तो बिल्कुल भी ये टॉपिक आपने उस बुक से नहीं करना। ओके,
देन यूटिलिटी इज ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, यानी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कितना जो है उससे सेटिस्फेक्शन लेता है, ये ऑर्डिनल है। रैंकिंग कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर बता सकता है कि मुझे 10 यूनिट ऑफ चॉकलेट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, 6 यूनिट ऑफ चॉकलेट कम सेटिस्फेक्शन देते हैं, दैट्स इट। कितनी देते हैं ये मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, मोर क्वांटिटी इज प्रेफर्ड ओवर लेस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट या assumption, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट हम कल के टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, इसका 5 नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन भी ग्राफ के साथ आता है, तो इसको फिलहाल सर्कल कर लें, कल इसका टॉपिक आएगा, उसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, शो करेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRS, और MRS डिमिनिशिंग क्यों होता है, ये दोनों बातें कल एक्सप्लेन होंगी। ओके, नेक्स्ट assumption, कंसिस्टेंसी इन चॉइस। ड्यूरिंग द लॉ, ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, कंज्यूमर की चॉइस कंसिस्टेंट रहेगी, तब्दील नहीं होगी। अगर हम 2 प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो उन्हीं 2 प्रोडक्ट में स्विचिंग करेगा, तीसरा प्रोडक्ट ऐड नहीं करेगा, जो अभी हमने इनकम की डिस्कशन में भी बात की थी। देन प्रेफरेंसेस आर नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको मैथमेटिक्स की जुबान में कहा जाता है ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल क्या है, इसको बेसिक लॉजिक से समझें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं A इज ग्रेटर देन B मैथमेटिकल सेंस में, एंड B इज ग्रेटर देन C। ये 2 सिचुएशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, और मेरा क्वेश्चन है इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, तो A और C में क्या रिलेशन होगा, A इज ग्रेटर देन C होगा या C इज ग्रेटर देन A होगा? जी, एनी वन ऑफ यू, आप में से किसी का आंसर। पहली 2 कंडीशंस आपको दे दी हैं, तीसरी कंडीशन का आप आंसर बताएं। जी अब्दुल्ला, क्या आंसर है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ए इज ग्रेटर देन सी। क्या लॉजिक क्या है इसकी? सर क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और बी सर बी ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा है, सॉरी। हाँ, सी क्या है? ठीक है। तो अल्टीमेटली ए और सी में तो फिर रिलेशन यही बनता है ना कि ए इज ग्रेटर देन या ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी। अच्छा, अब अगर यहां पे मैं ओके ठीक है, ओके, अब अगर यहां पे मैं 1 सेकंड के लिए इस चॉइस को रिवर्स कर दूं, मैं कहूं कि नहीं जी आंसर जो है वो इसका है ए इज ग्रेटर देन सी, तो फिर दोनों में से एक बार ट्रू है, या पहली दोनों लॉजिक गलत हैं या मेरा लिखा हुआ आंसर गलत है। ये जो क्लैश आ रहा है मेरी न्यू लिखी हुई लॉजिक में कि C इज ग्रेटर देन A और पहली 2 बातों में, इस क्लैश को कहते हैं हम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसकी अपनी डिस्कशन में ही कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी पूरी थ्योरी में। यानी अगर हम A, B, C कई तरह के कंज्यूमर को ऑप्शन देंगे और अगर हम उनमें कोई रिलेशन बना लें कि A B से बेहतर है, B C से बेहतर है, C D से बेहतर है, तो अल्टीमेटली A D से भी बेहतर होगा, A C से भी बेहतर होगा। इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को एक दफा ऑप्शन दिया जाए A B C D में से कोई सिलेक्ट कर लें, कंज्यूमर पहली दफा कहता है जी मैं A सिलेक्ट कर रहा हूं, क्यों, मेरे लिए A सबसे बेहतर है। ओके, उसे दोबारा यही 4 ऑप्शन दिए जाएं और वो दूसरी दफा कहे नहीं मैं C सिलेक्ट कर रहा हूं, हालांकि वो तो पहले बता चुका है कि मेरी प्रेफरेंसेस का रैंक क्या है। तो कंज्यूमर की चॉइसेस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगी, कोई क्लैश नहीं आएगा, ट्रांजिटिविटी रूल होल्ड करेगा, ट्रू रहेगा हमेशा। ओके, देन नेक्स्ट है गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल। फिलहाल स्टार्टिंग केस में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों गुड्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, दोनों सब्स्टिट्यूटेबल हैं, यानी कंज्यूमर बी को कम करके उसकी जगह ए भी खरीद लेता है या ए को कम करके उसकी जगह बी की तरफ भी मूव कर सकता है। ओके, ये 5-6 अजम्पशंस हैं, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है इन अजम्पशंस की मौजूदगी में। ओके ओके जी, जैन क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कंसिस्टेंसी वाला एक दफा बता दें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंज्यूमर की चॉइस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि कंज्यूमर अगर ए और बी प्रोडक्ट्स की डिस्कशन कर रहा है या उनको एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई भी सी प्रोडक्ट न्यू ऐड नहीं होगी, यानी कंज्यूमर की चॉइस कंसिस्टेंट रहेगी। वो जिन 2 प्रोडक्ट्स की डिस्कशन कर रहा है, जिन 2 को परचेज करना चाहता है, उन्हीं 2 के दरमियान फैसला करेगा। देयर विल बी नो एडिशनल या थर्ड प्रोडक्ट। चॉइस का चेंज ना होना, कंसिस्टेंट होना। ओके, हामिद आपका क्या क्वेश्चन है?
सर जी, ये जैसे आपने कहा कि कोई सी दो गुड्स जो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि सर उसमें कैसे हो सकता है, अगर गुड ए या अगर वो ए या बी की जगह कोई भी वो सिलेक्ट करता है, तो उसकी यूटिलिटी, उसकी सेटिस्फेक्शन सर कैसे मतलब मुकम्मल हो सकती है अगर ये वो अभी ए अभी और बी अगर अभी दोनों ना सेम हो? ये अभी यूटिलिटी को अभी डिस्कस ना करें, अभी हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में मैंने यही एक्सप्लेन करना है कि उसकी यूटिलिटी कैसे इक्वल होगी, ठीक है ना। वो यूटिलिटी के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, अभी सिर्फ हमने अजम्पशंस की हैं, वो तो मेन टॉपिक है, उसी से तो इंडिफरेंस कब बननी है, तो वो तो हम अभी एक्सप्लेन मतलब करते हैं। अब यहाँ तक ये कि दोनों में से किसी भी गुड को अगर वो प्रेफर करते तो उसके लिए वो बेहतर होगा। हाँ बेहतर होगा, या आप ये कह लें कि कंज्यूमर ए की क्वांटिटी कम करके बी को चूज करना चाहे तो कर लेगा, उसके लिए ये नहीं है जी कि मैं ए छोड़ ही नहीं सकता, मैं बी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं करेगा। ए और बी सब्स्टिट्यूट है, मुतबादल प्रोडक्ट है, वो एक दूसरे की जगह स्विच कर लेता है इनको। जी सर। ओके जी, अब्दुल्ला आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लास्ट वाली दो असम्पशंस की समझ नहीं लगी। ट्रांजिटिविटी की और नेक्स्ट कौन सी? तो ये गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि दोनों गुड मुतबादल हैं। मसलन मैं चलें एग्जांपल दे देता हूं, दोनों गुड्स या तो एक ही कैटेगरी से तल्लक रखते हैं, अगर एक गुड खाने पीने की चीज है तो दूसरी भी खाने पीने की ही है। अगर ए प्रोडक्ट वियरेबल है, कोई क्लॉथ शर्ट ड्रेस वगैरह है, तो बी प्रोडक्ट भी उसी कैटेगरी से उसी रेंज से है। यानी ऐसा नहीं है कि ए प्रोडक्ट हमने कोई वेजिटेबल ली हुई है और बी प्रोडक्ट हमने कोई लैपटॉप लिया हुआ है, ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिनको कंज्यूमर स्विच नहीं कर सकेगा। दोनों मिलती जुलती कैटेगरी से तल्लक रखती हैं, आसान जबान में आप ये समझिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादल, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। यस सर, ठीक है। ओके जी, अब जरा ग्राफ समझें, फिर बाकी क्वेश्चन लेते हैं अगर कोई स्टिल किसी का होगा। ओके जी, देन ग्राफिकली देखें, एक चीज को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ग्राफ की प्रॉपर डिस्कशन से पहले हम इसकी वर्डिंग करेंगे, फिर इसकी एग्जांपल की तरफ जाएंगे। एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस लाइन एक ऐसा ग्राफ है जो दो गुड्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को शो करता है, और उन कॉम्बिनेशंस में खूबी क्या है, दैट समवन मे चूज टू कंज्यूम, कि कंज्यूमर उन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। वो तमाम कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के लिए एक जैसे हैं। अनदर explanation, the key idea with an indifference curve is that by substituting one good for another, one will be able to maintain the level of utility. यानी कि जब कंज्यूमर ए की क्वांटिटी कम करके उसकी जगह बी की क्वांटिटी अडॉप्ट करेगा तो कंज्यूमर की यूटिलिटी मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। ओके, पहले आपने ग्राफ से डिस्कशन नहीं करनी, ग्राफ से हट के पहले मैं आपको डायरेक्टली डिस्कशन में लेके जा रहा हूं 1 to 1, फिर हम ग्राफ की तरफ आएंगे। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई एक आध पर्सन रेज हैंड कर ले, मैं उससे 1 to 1 डिस्कस करके ग्राफ बनाता जाऊंगा, वो बाकियों के लिए भी क्लियर हो जाएगा। एनी वन ऑफ यू, कोई रेज हैंड कर ले। ओके जी, हामिद। ओके जी, देन एक सेकंड के लिए मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल आपके सामने दो गुड्स हैं, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट एक्स है। फिलहाल इनकम की कोई डिस्कशन नहीं है, इनकम या बजट हम कल के टॉपिक में ऐड करेंगे या शायद परसों के। फिलहाल आपकी इनकम अनलिमिटेड है, इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने दो प्रोडक्ट खरीदने हैं, प्रोडक्ट वाई भी और एक्स भी। मैं आपसे कहता हूं कि वाई की हम मैक्सिमम लिमिट 10 तक ले लेते हैं, अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 20, 30, 40 तक, और एक्स की हम मैक्सिमम लिमिट 5 तक ले लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि स्टार्टिंग नंबर के तौर पे आप कोई एक कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस के मुताबिक बता दें कि मैं अपनी इनकम से इतने यूनिट वाई के खरीदूंगा और इतने एक्स के खरीदूंगा। कोई नंबर बता दें, आप पे कोई एतराज नहीं है। वाई की मैक्सिमम क्वांटिटी 10 तक होनी चाहिए, एक्स की मैक्सिमम 5 तक होनी चाहिए। जी बताएं। सर अगर ए बी सी इसका कर लिया जाए और एक्स वाले का 5 4 कर लिया जाए, मतलब सी डी। नहीं ए बी सी डी नहीं, ये क्वांटिटी लिखी हुई है, ए बी सी डी स्किप कर दें, ये क्वांटिटी लिखी हुई है। वाई के 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6, 8 और 10 यूनिट, और इसी तरह एक्स के 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट। आप सिर्फ यूनिट बता दें जी, वाई के इतने यूनिट लूंगा मैं, एक्स के इतने लूंगा, डॉट मैं खुद ही लगा दूंगा यहाँ पे। एनी नंबर। सर वाई के 10 ले लें और एक्स के 5 ले लें। ओके, वाई के 10 और एक्स के 5, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फिर यहां पे आ जाएगा। ये देखें, y के सामने 10 और x के, इससे भी थोड़ा सा राइट पे कर लें, और x के सामने 5 पे। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। इसको हम पेयर A का नाम दे लेते हैं कि आपने पहला पेयर सिलेक्ट किया है, इसमें y के 10 यूनिट हैं और x के इसमें 5 यूनिट है। ओके, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं
कि आपको, क्योंकि आपने 10 और 5 से शुरू किया है तो हम थोड़ी सी नंबरिंग एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि वो डिस्कशन में आ जाए। ओके, इधर हमने 10 से आगे 12 और 14 ऊपर नंबरिंग कर ली। ओके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको x का एक और यूनिट दिया जा सकता है, यानी आपको x के 6 यूनिट मिल सकते हैं, लेकिन आपको x का एक इजाफी यूनिट लेने के लिए y के 10 में से कोई ना कोई यूनिट कम करने पड़ेंगे। आप एक कम करें, 2 करें, 4 करें, ये आपकी चॉइस पे है, लेकिन एक इजाफी x हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई यूनिट, कोई ना कोई क्वांटिटी ऑफ y कम करनी पड़ेगी। अब मुझे बताएं 6x के साथ आप कितने y एक्सेप्ट करेंगे, यानी कितने y कम करने को तैयार हैं आप? पहला पेयर है आपका 10 एंड 5 का। जी बताइएगा दोबारा। ये 8 पे ले आए y वाला, यानी आप कहते हैं कि अगर मुझे y के 8 यूनिट मिल जाएं और x के 6 यूनिट मिल जाएं, ये पेयर आपका b बनेगा फिर ऑब्वियसली। यानी आपके लिए ये पेयर एक सेकंड के लिए हम फर्ज कर लेते हैं एक्सेप्टेबल है। आपने कहा ठीक है y 2 कम हो जाए, उसके बदले में मुझे एक x मिल जाए, यानी 8 एंड 6 का कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाए, तो वेल एंड गुड। मेरे लिए ये भी पेयर वैसा ही है जैसा पेयर ये था, इसीलिए आपने एक्सेप्ट किया है ना, वरना तो आप एक्सेप्ट ही ना करते। जी सर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन तीसरे पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, आपको x के 7 यूनिट मिल सकते हैं। अब आप y के कितने यूनिट छोड़ना चाहेंगे? पहली दफा आपने एक x के लिए y के 2 यूनिट छोड़े थे, अब दूसरी दफा आप कितने छोड़ेंगे? अब मैं 7 पे आऊंगा। 7 पे क्यों, 6 पे क्यों नहीं आ रहे? जैसे आप पहले 10 से 8 पे आए, 2 ही छोड़ के 6 पे आ जाते, रीजन क्या है? तो मुझे लग रहा है कि अब मैं 2 पे आऊंगा तो मुझे फिर ज्यादा यूनिट्स पर वो कम हो जाएंगे। यानी कि सिंपल लॉजिक, सिंपल आप कहते हैं यार पहले मैंने 2 छोड़ के एक x लिया है, अब तो मेरे पास y थोड़े रह गए हैं, तो अब मैं 2 नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल राइट आपकी आंसर है। लेट अज्यूम हम कहते हैं जी अब 7 और 7 के सामने फिर आपका नेक्स्ट सी पेयर ऑब्वियसली यहां पे बनेगा, यानी उस सी पेयर में 7 y होंगे और 7 ही x होंगे। लास्ट ऑप्शन, चौथा डिस्कशन पॉइंट करना है और ग्राफ बन जाना है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन, आपको 8x मिल सकते हैं। अब आप कितने y छोड़ने को तैयार होंगे? सर अगर वो हाफ निकल जाए तो ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी होती तो आप हाफ कहते, यानी हाफ नंबरिंग में तो नहीं है, 6 पे आ जाए। हाँ नंबरिंग में तो नहीं है, लेकिन हम अगर इसको नंबरिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 6 और 9 का कॉम्बिनेशन तो बन नहीं सकता है ना, वो हाफ वाली रेशियो ही आ जाएगी ना। एक y छोड़ 7 पे आएगा क्योंकि देखें x का नहीं, x नहीं में x का मैंने कहा 8 पे आ जाएगा। वो अगर हाफ होता तो फिर तो आपकी बात ठीक थी, हाफ होता तो लॉजिकली तो आपने कम ही करना था ना पिछली दफा से। तो मैंने उसी आपकी रेशो को मैंने कहा जी y 1 कम कर दें और उसके बदले में x 2 दे दें, तो मतलब वही हो गया, आधे y के बदले में एक x। जी जी जी, बिल्कुल ओके हो गया। आपने ये 4 पेयर सिलेक्ट किए। आपके माइंड में लॉजिक असल में ये है कि पहली दफा आप कहते हैं मेरे लिए y 2 कम हो जाए, एक x मिल जाए, तो ठीक है, b और a मेरे लिए एक जैसे हैं। नेक्स्ट एक्सचेंज पे आप कहते हैं मुझे एक x मिल जाए लेकिन अब मैं एक y छोड़ूंगा। फिर आप कहते हैं मुझे एक x मिल जाए, मैं आधा y छोड़ूंगा। क्योंकि हमारे ग्राफ में आधे का नंबर नहीं था तो हमने अपनी आसानी के लिए y भी पूरा कर लिया, लेकिन बदले में x2 कर लिए, रेशियो तो हाफ वाली हो गई। इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन बनी है ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। यानी एज ए कंज्यूमर आपके लिए ये चारों पॉइंट इनडिफरेंट हैं। इनडिफरेंट को उर्दू में कहते हैं गैर जानबदार। अब आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए जाएं तो इन चारों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? सर चारों में से कोई एक, तो मैं फिर ये 10-5 वाला करूंगा। क्यों, रीजन क्या है भाई? सारे आपके लिए एक जैसे हैं तो कोई भी कर लेना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। बात तो ठीक है। हाँ, तो लॉजिकली सिंपल सेंस ये है कि कंज्यूमर जो कॉम्बिनेशंस सिलेक्ट करता है एक्सचेंज के थ्रू, वो एक्चुअली यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से वो कंज्यूमर के लिए सेम होते हैं। अब देखें प्रॉपर जो बुक वाली एग्जांपल है कि अगर कंज्यूमर पहला कॉम्बिनेशन 10 और 2 का सिलेक्ट करता है, कि फर्ज करें पहला पेयर जो पेयर ए है उसमें y के 10 यूनिट होंगे और x के 2 होंगे, और हम उसे कहते हैं जी आपको एक x और मिल सकता है, x 3 हो जाएंगे, आप y के कोई ना कोई यूनिट छोड़ दें। वो जितने मर्जी छोड़ दे, आपकी तरह वो 2 से शुरू कर लेता है, 1 से, उससे फर्क कोई नहीं पड़ना था। लेट अज्यूम ये कंज्यूमर कहता है कि मैं 4y कम करने को तैयार हूं, मुझे एक x और मिल जाए, तो उसका नेक्स्ट पेयर बनेगा 6y एंड 3x पे। तो यानी कंज्यूमर के माइंड में ये है कि a और b मेरे लिए एक जैसे हैं। उसने ये एग्री ही इस बात पे किया है
कि 4y की वजह से जितनी यूटिलिटी मेरी कम होनी है मुझे 1x से उतनी ही मिल जानी है। अगर उसे ये फील ना हो रहा होता तो वो कहता है मैं 3y के बदले में 1 छोड़ूंगा, मैं 2 के बदले में 1 छोड़ूंगा, वो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी सेट करता। तो सिंपली लेट अज्यूम वो कहता है 4y के बदले में 1x मेरे लिए ओके है। अब 6 और 3 की रेशो से अगर मजीद उसे ऑप्शन दिया जाए कि आपको चौथा x मिल सकता है लेकिन y कुछ ना कुछ छोड़ने पड़ेंगे, तो अब वो 4y कभी भी नहीं छोड़ेगा। 3y के बदले में 1x कह सकता है, 2 के बदले में 1 कह सकता है, लेकिन y की फॉर गोइंग रेशो, फॉरगो करना, छोड़ना, वो एक इजाफी x के लिए अब कितने y छोड़ेगा, ये गारंटीड है कि वो 4 से कम y होंगे। 3 हो तो भी ठीक है, 3 कम करे तो आप 3 और 4 पे ये पॉइंट बना सकते हैं कि अब 3y कम होके 3y और 4x ये पेयर बन जाएगा। वो 2 कम कर ले तो भी ठीक है, 1 कम कर ले, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट पे। तो सिंपली लेट अज्यूम कंज्यूमर कहता है जी मैं 2y मजीद कम करने को तैयार हूं, 4y 4x का पेयर C मिल जाए तो भी ठीक है। मजीद ऑप्शन कि आपको 5x मिल सकते हैं लेकिन अगेन y कुछ ना कुछ कम करने पड़ेंगे, तो साफ जाहिर है अब वो मजीद y की फॉरगोइंग रेट को कम कर देगा। अब वो कहेगा जी 3y, मैं सिर्फ 1y कम कर रहा हूं, 3y मुझे मिल जाए और उसके साथ 5x मिल जाए तो ओके है। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर दें तो इट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब जरा डेफिनेशन को समझें। इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इस कर्व पे x और y का A कॉम्बिनेशन है, x और y का B कॉम्बिनेशन है, x और y का C कॉम्बिनेशन है, x और y का D कॉम्बिनेशन है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस को रिफ्लेक्ट करने वाली लाइन है जिन कॉम्बिनेशंस की सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए बिल्कुल एक जैसी है। अगर इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होता, फॉर एग्जांपल, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन समझें, सेम ग्राफ से हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अलावा कोई होता तो क्या नतीजा निकलना था? वन इंडिफरेंस कर्व शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व पे 10 पेयर्स हों, 100 पेयर्स हों या 5 लाख पेयर्स हों, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पेयर्स होंगे उन सब की सेटिस्फेक्शन आपस में इक्वल होगी। यानी x और y के जितने भी कॉम्बिनेशन इस इंडिफरेंस कर्व पे हैं वो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से एक जितने हैं। सेटिस्फेक्शन कितनी है मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिकली पता चल रहा है। देन नेक्स्ट थिंग, therefore individual is indifferent। अगर A B C D सेटिस्फेक्शन के लिहाज से आपके लिए एक जैसे हैं तो एज ए कंज्यूमर आप इनमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? एनी वन। इनडिफरेंट का मतलब है इनमें से कोई भी मिल जाए, कंज्यूमर कहता है मेरे लिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वर्डिंग, इस लाइन से ऊपर जो पेयर होगा, मसलन फॉर एग्जांपल हम पेयर F को ले लेते हैं। अगर हम पेयर F को कंपेयर करें पेयर C से तो C पेयर में x 4 हैं, F पेयर में भी x 4 हैं, ठीक है। x के लिहाज से तो दोनों पेयर एक जैसे हैं। C पेयर में y की क्वांटिटी 4 है लेकिन F पेयर में y की क्वांटिटी 8 है। तो अगर पूछा जाए लॉजिकली कि F और C में से किसकी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए ज्यादा होगी, तो एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई बता सकता है कि F और C में से किसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी और क्यों होगी? इसकी रीजन क्या है जी? एनीवन रेज हैंड करें, बताएं। C और F में से किसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी और क्यों होगी? या दोनों की एक जैसी है? व्हाट इज द सिचुएशन जी? साबिर, गुलाम साबिर, आपका क्या आंसर है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर F की हो गया आई थिंक, क्योंकि उसकी तो कांस्टेंट है C की, तो इस वजह से जो F को, सर जो इधर x एक्सिस पे है ना, जो तो कांस्टेंट है 4, तो इसमें तो ये भरेगी नहीं, तो ऊपर वाली भर रही है, तो फिर हाँ, यानी कि इन बेटर वर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि दोनों में x की क्वांटिटी तो बराबर है लेकिन F में क्योंकि y ज्यादा है तो साफ जाहिर है उसकी सेटिस्फेक्शन अगर पेयर के हिसाब से देखें तो उस पेयर की ज्यादा बननी चाहिए टोटल सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ओके जी। देन इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम एक रूल निकालते हैं। वर्डिंग क्या है उस रूल की? all the combinations of x and y above the curve shows more satisfaction due to higher quantities। इस कर्व से ऊपर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कोई भी x और y का पेयर होगा तो ये पेयर जो है इस लाइन के मुकाबले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। और उसकी रीजन क्या है कि उसमें या x ज्यादा होगा या y ज्यादा होगा या हो सकता है दोनों ही ज्यादा हो। और इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल
ओके जी, फॉर एग्जाम्पल जी पेयर है, अगर हम इसी तरह से अगेन जी और सी को कंपेयर करें, जी और सी, जी में भी 4 ही वाई हैं और सी में भी 4 ही वाई हैं। वाई के लिहाज से तो जी और सी दोनों ही बराबर है, यानी कंज्यूमर को जी सिलेक्ट करे तो भी वाई के उतने यूनिट ही मिलने हैं, सी सिलेक्ट कर ले तो भी उतने ही मिलने हैं। लेकिन अगर हम x की क्वांटिटी कंपेयर करें तो g में x के सिर्फ 2 यूनिट हैं और c में x के 4 यूनिट हैं। तो अगेन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से c की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी क्योंकि उसमें x की क्वांटिटी ज्यादा है और g की कम होगी। तो यहां से हम रूल क्या निकालते हैं कि ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y बिलो द कर्व, इस लाइन से नीचे, फॉर एग्जांपल यहां पर पेयर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या जी पॉइंट जहां बना हुआ है एग्जैक्टली यहीं पर, इस लाइन से नीचे जितने भी पेयर हैं एक्स एंड वाई के, उन सब की सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए कंपैरेटिवली कम है। तो सिंपल रूल क्या हुआ, 3 बातें, इनडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी, इनडिफरेंस पर यानी लाइन के ऊपर ए बी सी डी, एक ही लाइन पे जितने भी एक्स और वाई के पेयर हैं उनकी सेटिस्फेक्शन इक्वल है। लाइन से ऊपर जितने भी एक्स एंड वाई के पेयर हैं उनकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, और बिलो द लाइन जितने भी पॉइंट हैं उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम है। अगेन नोट कर लें, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन का मतलब है इस लाइन पर जितने मौजूद हैं, above the line और below the line, 3 तरह की वर्डिंग है। तो along the line सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहेगी, above the line सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी ज्यादा होगी, below the line पेयर्स जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होगी। जी, अब आप में से बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट या कोई इशू है तो वो रेज हैंड करके पूछ लें। आज के लिए हमारी डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन आप में से किसी का? जी तैयब, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कर्व की लाइन एक दोबारा बता दें, वो नेटवर्क इशू हो गया था, कर्व की लाइन कैसे बननी है? देखिए, हमने सबसे पहले वो पेयर्स एक्सप्लेन करने हैं जिन पेयर्स पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन एक जैसी है, और वो पेयर हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर से हम ऑप्शन पूछते हैं कि आप एक्स और वाई का कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं, कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो कोई भी कॉम्बिनेशन बता दे, हमें कोई इतराज नहीं है। वो कहता है जी मैं 10 वाई और 2 एक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं। तो अगर कंज्यूमर 10 वाई और 2 एक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट करता है तो हम इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि ये फर्स्ट पेयर है उसका। ओके ठीक है, जहां पर भी डॉट आ जाए, ये हम खुद नहीं लगा रहे। हम कंज्यूमर को ऑप्शन देते हैं कि देखें इस पेयर में एक्स के 2 यूनिट हैं, आपको एक्स के 3 यूनिट मिल सकते हैं, एक्स एक इजाफी मिल सकता है, लेकिन एक इजाफी एक्स हासिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वाई के यूनिट कम करने पड़ेंगे, 10 से कम करने पड़ेंगे। 9 कर लें, 8 कर लें, 6 कर लें, या बिल्कुल 2 पे आ जाएं, ये हमारा मसला नहीं है। आप अपने माइंड के मुताबिक सोच लें कि एक इजाफी एक्स के लिए आप कितने वाई फॉरगो करने को तैयार हैं। ओके, कंज्यूमर कहता है लेट अज्यूम मैं 4 वाई फॉरगो करने को तैयार हूं, यानी पेयर बी कहां पे बनेगा? 4 अगर आप कम करें तो 10 से कम होके वाई 6 पे आ जाएगा और x में 1 का इजाफा हो जाएगा, x 3 पे पहुंच जाएगा। तो ये नेक्स्ट पेयर हमारा 6 और 3 के सामने आ जाएगा। ठीक है, हम कंज्यूमर को कहते हैं आपको अब x 4 मिल सकते हैं, लेकिन y मजीद कम करने पड़ेंगे। कितने कम करने हैं ये आप खुद सोचें। हम ये कह रहे हैं कि लॉजिकली इट इज श्योर कि अगर उसने पहली दफा एक x के लिए 4 y फॉरगो किए थे तो अब अगली दफा वो 4 y नहीं छोड़ेगा, 3 छोड़ सकता है, 2 छोड़ सकता है, 1 छोड़ सकता है। पहले जितने वाई छोड़े थे उससे कम छोड़ेगा। सिंपल रीजन क्या है? क्योंकि वाई उसके पास कम होते जा रहे हैं, उसकी अहमियत बढ़ गई है उसके लिए। तो लेट अज्यूम वो कहता है जी मैं 2 वाई फॉरगो करके 1 एक्स लेना चाहता हूं। तो जब वो 2 वाई फॉरगो करेगा तो वाई मजीद 2 कम हो जाएंगे, अब उसके पास वाई 4 होंगे नेक्स्ट पेयर में, और एक्स भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स में 1 का मजीद इजाफा हुआ तो वो 3 से 4 हो गए। मजीद 1 एक्स मिल सकता है तो अब वो 1 वाई फॉरगो करने को तैयार होता है, नेक्स्ट उसके पास 3 वाई और 5। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर दें तो इससे जो कर्व बनती है उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। जी, एनी वन ऑफ यू, कोई और क्वेश्चन? जी अली, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपने कहा था कि इनकम को अनलिमिटेड करना है, इनकम और पैसों को नहीं आपने छेड़ना इसमें। जी। तो सर अगर आप इनकम को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर एक एक्स के लिए वाई को छोड़ना है, हमारे पास तो पैसे बहुत। अगेन बच्चे, इनकम का मैंने बताया आपको कि कल और परसों को, कल तो हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके साथ ही नेक्स्ट में भी डिस्कशन आ जाए, नहीं तो परसों के लेक्चर में इनकम आ ही जाएगी, तो हम आ जाएंगे वहां पर भी कि जब हम कहेंगे कंज्यूमर के पास फिक्स 1,000 रुपया है जी या 5,000 है, तो फिर वो उस इनकम में रहते हुए किस तरह से फैसले करता है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल पहले ये तो समझ लें इंडिफरेंस होता क्या है, फिर वो इनकम भी शामिल कर लेंगे। ये लिमिट भी लग गई है, इसी 1,000 में रहते हुए फैसला करें ए बी सी डी क्या सिलेक्ट करना है, तो फिर हम देख लेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन क्या बनता है। फिलहाल कंज्यूमर के लिए ये क्लियर हो गया कि ए बी सी डी एक जैसे हैं, इन चारों से ऊपर अगर कोई पेयर हुआ तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को, कोई नीचे पेयर होगा तो वो कम देगा। ये हमने कम से कम क्लियर कर लिया है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस या सेटिस्फेक्शन का रैंक और उसका मैप किस तरह का है, नक्शा किस तरह का बन रहा है। ठीक है, ओके जी सर, थैंक यू। देन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।